नमस्कार किसान साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं धान की बालियां निकलते समय यानी जब हमारी धान की फसल पेनिकल स्टेज पे होती है तब कौन कौन से ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो हमारी फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी फसल को 30 से 40% तक नुकसान पहुंचाती हैं और इन बीमारियों को अगर हम सही समय पर पहचान कर सही दवा का उपयोग करते हैं तो जल्दी कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर इनका प्रभाव ज़्यादा हो गया तो हमारी फसल पूरी की पूरी ध्वस्त भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, जिससे पैदावार घट जाती है। आज यहाँ पर हम आपको बताएंगे 3 प्रमुख ऐसे रोग जिनके कारण क्या रहते हैं और इनको कैसे हम पहचानेंगे, क्या लक्षण होते हैं, कब पता चलेगा कि कौन सी वाली बीमारी हमारी धान की फसल में लग चुकी है, और साथ ही साथ आपको उपाय भी हम जरूर बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सारे मित्रों में शेयर भी जरूर करिएगा। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं DK गार्डन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको कौन कौन से रोग इस समय देखने को अपनी फसल में मिल सकते हैं। सबसे पहला एक रोग ऐसा होता है जो लगभग ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिलता है, उसका नाम है झुलसा यानी ब्लास्ट डिसीज, जिसमें नेक पेनिकल ब्लास्ट चलता है। जब उसकी गर्दन जो है बालियां बनने लगती हैं तब उसकी गर्दन मजबूत होनी चाहिए, उस समय वहाँ पर एक रोग आता है जिसको झुलसा रोग बोलते हैं। इससे क्या रहता है, गर्दन कमज़ोर हो जाती है। अगर इसके कारण की बात करें तो अधिक नमी वाले इलाकों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। खेत में जब नमी ज़्यादा होती है और साथ ही साथ गलतियों से किसान भाइयों की नत्रजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब ये रोग देखने को मिलता है। अगर आपने अपनी फसल को थोड़ा नज़दीक रोपाई किया है, घनी रोपाई होती है, उसका भी ये कारण बनता है। लगातार बारिश होती रहती है और बीच बीच में गर्मी अधिक होती रहती है, ये भी एक मुख्य कारण होता है झुलसा रोग का। तो ये कुछ हुए ऐसे कारण जिनकी वजह से हमारी धान की फसल में झुलसा रोग आसानी से आ जाता है। और इनको हम कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में बात करें तो लक्षण कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। बाली का जो डंठल होता है यानी जो गर्दन होता है, जिसके बेस पर बाली रुकी होती है, जहाँ से लास्ट में बाली जहाँ पर स्टार्ट होती है बनना, जहाँ से दाने निकलना स्टार्ट होते हैं, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर काला भूरा दाग आपको पहले दिखाई देने लगेगा। ये दाग इतना धीरे धीरे छोटा से लेकर के धीरे धीरे बड़ा होता है और इतना जल्दी उसको सड़ा देता है कि वो बाली टूटकर गिर जाती है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, शुरुआत में थोड़ी थोड़ी बाली में असर होता है, फिर थोड़ी बाली सफ़ेद और दाने खोखले दिखाई देने लगते हैं। इससे क्या रहता है, हमारी पूरी की पूरी बाली खराब हो जाती है। ऊपर की जो बालियां हैं जब गर्दन टूट जाती है तो नीचे को झुक जाती हैं और ये बिल्कुल खोखली और थोथी रह जाती हैं। इससे आप पहचान सकते हैं कि हमारी धान की फसल में जो झुलसा रोग है, नेक ब्लास्ट है, वो लग चुका है। कभी कभी शुरुआत में ये बालियों पर आने के बजाय पहले पत्तियों पर असर डालता है, फिर बालियों पर आता है। तो पत्तियों पर अगर दाग धब्बे झुलसे जैसे रोग दिखाई दे रहे हैं, उनके पत्तियों झुलस रही हैं, दाग धब्बे बड़े हो रहे हैं, ब्राउन स्पॉट पड़ रहे हैं, तब आप समझ जाएं कि इसका अटैक होने वाला है। इसके उपचार की बात करें तो जो भी आप रोग दे रहे हैं उसकी संतुलित मात्रा दें। खासकर नत्रजन यानी यूरिया को जो आप दे रहे हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि इस समय अगर आप यूरिया ज़्यादा देंगे तो रोग जल्दी फैलाव करते हैं। अगर आपकी फसल में 1-2% रोग है तो यूरिया अगर ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो 25-30% आसानी से रोग विकसित हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है। इन रोग से बचने के लिए आप एक उपाय और भी कर सकते हैं, बीज उपचार करके ही धान की बुआई करें ताकि ये रोग आगे कम से कम आपको देखने को मिले। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम या आप कोई भी बीज उपचार वाला प्रोडक्ट ले सकते हैं, उससे उपचारित कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। फसल में रोग दिखने पर आप कुछ दवाओं का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आपको कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट रहता है और सबसे सरल भी शुरुआत में रहता है। इसके बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और इसके साथ में कार्बेंडाजिम दोनों मिलाकर भी डाल सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काफ़ी अच्छा कंट्रोल करेगा और भी कई सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो झुलसा रोग पर अच्छा कंट्रोल करते हैं। शुरुआती लक्षण पर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा रोग रहता है वो एक मुख्य रोग है जिसके हम कंडुआ और झुलसा के नाम से जानते हैं। कंडुआ झुलसा से सीथ ब्लाइट भी इंग्लिश में कहा जाता है। इसके आने के कारण एक फफूंद जनित रोग होता है।
जब हवाएं चलने लगती हैं ये पनपने लगता है, सर्दी और गर्मी की वजह से पनपता है, फिर हवाओं से धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है, दूसरे अन्य लोगों के खेतों में भी जाने की संभावना बनी रहती है। अधिक पानी भरना भी एक बड़ी समस्या है, घनारोपण इसमें भी रहता है। यूरिया का प्रयोग अगर ज़्यादा करते हैं तो ये भी एक बड़ा कारण कंडुआ रोग फैलने का बनता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप कंडुआ रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। लक्षण की बात करें तो पत्तियों के नीचे म्यान और अंडाकार भूरे धब्बे आपको दिखाई देने लगेंगे, इसी से आगे चल के नेक ब्लास्ट भी बन जाता है। तो जब आपकी फसल में कंडुआ रोग दिखाई दे, भूरे धब्बे दिखाई दे, तब आप पहचान सकते हैं। धीरे धीरे जो तने होते हैं, बाली होती हैं, इन तक ये फैलने लगता है और दाने काले हो जाते हैं, थोथे रह जाते हैं, दाने पूरी तरह से भराव नहीं कर पाते हैं। उपचार की बात करें तो खेत में जल भराव आपको इस समय नहीं होने देना है। यूरिया, जैसे मैंने आपको उस वाले रोग में भी बताया था, जितने भी रोग हैं, फफूंद जनित रोग हैं, उनको कंट्रोल करना है तो यूरिया आपको संतुलित मात्रा में देनी चाहिए। छिड़काव की बात करें तो आप इसमें कुछ चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हेक्साकोनाजोल 2 ml प्रति 1 लीटर के हिसाब से और प्रोपिकोनाजोल 1 ml प्रति 1 लीटर के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। यानी हेक्साकोनाजोल और प्रोपिकोनाजोल मिलाकर आप डालेंगे, स्प्रे करेंगे शाम के समय, तो जल्दी कंट्रोल देखने को मिलेगा। ज़्यादा रोग दिखाई दे रहा है तो इसको आप 7 या 5 दिन के अंतराल पर दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रोग एक आता है जिसे कंठमाला रोग कहते हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में उसे हल्दिया रोग और कुछ लोग उसे कंडुआ उसे भी कहते हैं, लेकिन ये हल्दिया और कंठमाला रोग नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे दाने होते हैं उन पर एक छोटी सी गेंदनुमा कंठनुमा एक फफूंद जनित तैयार होती है, जो कि हल्दी रोग जैसे दिखाई देती है। जैसे कि हल्दी का जो पाउडर होता है उस तरह से उसमें चिपक जाती है, एक अंडा जैसा बन जाता है। जो हमारा दाना होता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और उसमें से ये पाउडर छूटता रहता है। ये धीरे धीरे हमारी पूरी बाली को अपने अंडर में कर लेता है और हमारी पूरी बाली को ख़राब कर देता है। दाने अच्छे से नहीं भराव कर पाते हैं। कहीं कहीं पर इसे धान की झूठी झोंटी भी कहते हैं। कि कारण क्या होते हैं, तो कारण वही कि अगर हमारी फसल में बैक्टीरियल कोई रोग आता है तो यूरिया से ये फैलने लगता है, और सर्दी गर्मी अधिक होती है, बारिश ज़्यादा लंबे समय तक होती है तो ये रोग फैलता है। और आर्द्रता अगर अधिक होती है, मौसम बदलाव करता है, तब ज़्यादा रोग, क्योंकि जब बालियाँ निकलकर दानों का भराव होने लगता है तभी ये रोग ज़्यादा अटैक करते हैं। लक्षण की बात करें तो दानों की जगह पर आपको पीले रंग के गेंदनुमा संरचना वाले गांठ वाली दिखाई देंगी, जो कि उसमें से पाउडर झड़ता है। हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में पीला पीला हल्दी जैसा पाउडर लग जाता है। ये आगे चलकर काला पाउडर में बदल जाता है। बाद में यह नारंगी फिर काले में, जैसे कि हमने बोला, वैसा हो जाता है। दोनों संख्या गुणवत्ता जो है हमारे दानों की घटा देते हैं। इसके होने से क्या रहेगा, जो दानों में लग जाएगा वो दाना बिल्कुल पनपेगा नहीं, बिल्कुल फूल कर उस खोखला हो जाएगा और आगे उसका विकास बिल्कुल रुक जाता है। उपचार की बात करें तो आप इसके लिए शुरुआत में कार्बेंडाजिम, क्योंकि जब बालियाँ निकल रही होती हैं, अगर 1-2% भी कहीं पर ये दिखता है, दाने को बहराव के समय कुछ दिखता है, तब आपको सबसे पहले कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का स्प्रे करना चाहिए बेहिचक। ना कोई इसका आपको साइड इफेक्ट मिलेगा, पूरा का पूरा फायदा मिलेगा कि छोटे मोटे जो रोग हो रहे होंगे, जो पनप रहे होंगे, 1-2% या 10% दिखाई दे रहे होंगे, उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। बालियाँ निकलते समय प्रोपिकोनाजोल 1 ml प्रति 1 लीटर के हिसाब से प्लस कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति 1 लीटर के हिसाब से मिलाकर आपको हमेशा ही स्प्रे करना चाहिए। इस समय बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे किसान भाई खर्चे से डरते हैं। अगर 1-2% ये रोग दिखाई दे रहा है तो खर्चे से आप ना डरें। सबसे पहले आपको ये दवा डालनी है, फिर आपको आगे का प्रोसेस करना है। उड़ के इस समय भले आप कम दें, लेकिन इन रोगों को कंट्रोल जरूर करें। खेत में संक्रमित जो पौधा आपको 1-2 दिखाई दे रहा है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, कोई दवा नहीं डालना चाहते हैं, कोई अधिक बड़ा प्रोडक्ट, तो आप सबसे पहले उन पौधों को निकाल कर बाहर दूर ले जा कर के जलाकर या मिट्टी के नीचे दबा दें, ताकि ये रोग आगे ना फैले। लेकिन ये एक समस्या ये रहती है, जब पौधे को हम निकालते हैं, हिलाते हैं, डराते हैं, तो इसका फफूंद हमारे दूसरे पौधे में लग जाता है या हवा के माध्यम से झड़कर और फैल जाता है, जिससे अधिक संभावना रहती है इस रोग के फैलने की। इसको निकालने के लिए क्या करें, एक पन्नी ले लें, पन्नी से उस पौधे को एकदम से जाकर के ढक दें, फिर आसानी से तोड़ लें और उसी पन्नी के साथ में ले जाकर कहीं दूसरी जगह पर धान की फसल से दूर ले जाकर के इसको आपको दफनाना चाहिए, जिससे कि ये रोग कम फैलेगा।
तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस समय अधिक खाद नहीं देनी है, बीज को हमेशा उपचारित करके डालें और अपनी फसल का निरीक्षण समय समय पर करते रहें। समय पर फफूंद जनित डाल दें अगर रोग दिखाई दे रहा हो, ताकि हमारी फसल में रोग ना फैले। जल भराव अधिक ना करें, समय समय पर दें। पानी खत्म हुआ, नमी खत्म हुई, फिर हमने पानी लगाया और फिर पानी खत्म हुआ, फिर हमने लगा दिया। एकदम से बराबर अगर आप टाइम टू टाइम भरते रहेंगे तब ये रोग कम आते हैं, लेकिन एक बार भर दिया फिर उसमें पानी कम ही नहीं होने देते हैं तब रोग ये फैलने लगते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फसल में इन तीनों रोगों को बचा सकते हैं। बहुत खतरनाक रोग होते हैं, इनकी आज हमने आपको पूरी डिटेल से जानकारी दी है। अगर कहीं पर आपको मिस्टेक है, कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, उसका मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा। ये जानकारी अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सारे मित्रों में शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।